हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको मिडवाइफरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करवाएंगे। तो इससे पहले मैं मिडवाइफरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का 2 क्लास ले चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज मिडवाइफरी का तीसरा क्लास होगा, तो 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज मिडवाइफरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का तीसरा क्लास होगा और यह सभी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं नर्सिंग का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पॉइंट्स यहाँ से है। एक्लेम्सिया के कारण होने वाले कन्वल्सन के ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट। एक्लेम्सिया के कारण जो होने वाले कन्वल्सन होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4। अगला पॉइंट्स है, एक्लेम्सिया के इलाज हेतु निम्न दवा उपयोग में ली जाती है: एंटी कन्वर्जेंट एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट और IV रिंगर सॉल्यूशन। क्या क्या दवा उपयोग में ली जाती है? सबसे पहला है एंटी कन्वर्जेंट एजेंट, दूसरा है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट और तीसरा IV रिंगर सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट देखेंगे, गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद, गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद लेकिन बच्चे के जन्म से पूर्व जनन मार्ग से होने वाला रक्तस्राव जो होता है वह एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद लेकिन बच्चे के जन्म से पूर्व जनन मार्ग से होने वाला रक्तस्राव एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। अगला पॉइंट्स है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस केवल एक अंडे के निषेचन के कारण होती है। आगे देखेंगे, अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलने वाला 2 अंडों का निषेचन सुपरफिटेशन कहलाता है। अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलने वाला 2 अंडों का निषेचन सुपरफिटेशन कहलाता है। अगला है, 2 अलग अलग अंडे जो एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकलते हैं उनका निषेचन सुपरफिकेंडेशन कहलाता है। अगला पॉइंट्स है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी से संबंधित मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है एंटीपार्टम हेमरेज, माल प्रेजेंटेशन और हाइड्रामिनस। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी से संबंधित जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है वो है एंटीपार्टम हेमरेज, दूसरा है माल प्रेजेंटेशन और तीसरा है हाइड्रामिनस। अगला देखेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट। मल्टीपल प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण तत्व हैं कि प्रथम, बच्चे की डिलीवरी सामान्य प्रसव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। प्रथम बच्चे की डिलीवरी जो होना चाहिए या सामान्य प्रसव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। प्रथम बच्चे की एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद IV इर्गोमेट्रिन नहीं देनी चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है। और दूसरा है, दूसरे बच्चे की डिलीवरी के दौरान यदि लाइट ट्रांसवर्स है तो इसे एक्सटर्नल वर्सन द्वारा सही करना चाहिए। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला है कि प्रथम बच्चे की डिलीवरी के समान प्रसव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा है, प्रथम बच्चे की एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद IV इर्गोमेट्रिन नहीं देनी चाहिए। और दूसरा बच्चा जो करेंगे तो उसमें डिलीवरी के दौरान यदि लाइट ट्रांसवर्स है तो उसे एक्सटर्नल वर्सन द्वारा सही करना चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे, गर्भावस्था। गर्भावस्था की वह स्थिति जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से अधिक हो जाती है तो उसे पॉलीहाइड्रामिनोस कहलाती है। अगर 2000 ml से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रामिनोस। अगला है, बच्चे के जन्म के बाद 42 दिन तक जनन मार्ग से होने वाला रक्तस्राव पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। बच्चे के जन्म के बाद 42 दिन तक जनन मार्ग से होने वाला रक्तस्राव पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। प्लेसेंटा प्रीविया एवं एब्रुप्सियो प्लेसेंटा APH का प्रकार है। एंटीपार्टम हेमरेज का प्रकार कौन कौन है? प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रुप्सियो प्लेसेंटाई। अगला पॉइंट्स है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन जिसमें कि बच्चा उल्टा होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? प्री मैच्योरिटी। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मुख्य कारण है प्री मैच्योरिटी। दूसरा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन सबसे सामान्य प्रकार का माल प्रेजेंटेशन है।
अगला पॉइंट है, जब प्रसव का प्रथम एवं द्वितीय अवस्था सम्मिलित रूप से 18 से 20 घंटे से अधिक हो तो उसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहा जाता है। अगर 18 से 20 घंटे से अधिक हो जाता है उसका द्वितीय अवस्था, प्रसव के प्रथम एवं द्वितीय अवस्था से 18 से 20 घंटे अधिक हो तो उसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर का कारण क्या क्या है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर जो है इसका क्या क्या रीज़न है, तो पहला है अनराइप सर्विक्स, दूसरा है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और तीसरा है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। प्रोलॉन्ग लेबर का 3 कारण है, क्या क्या है, अनराइप सर्विक्स, दूसरा है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और तीसरा है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अगला है वर्टेक्स जो है यह कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट है, वर्टेक्स कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इसके साथ ही आगे का पॉइंट्स देखेंगे। अगला पॉइंट्स है, प्रसव के दौरान होने वाले मूवमेंट्स का सही क्रम क्या क्या है। प्रसव के दौरान होने वाले मूवमेंट्स का सही क्रम है, सबसे पहले एंगेजमेंट, दूसरा फ्लेक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन और सबसे लास्ट में डिसेंट। तो सही क्रम हमारा प्रसव के दौरान मूवमेंट का यही है, एंगेजमेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन और लास्ट में डिसेंट। अगला पॉइंट है, लेबर की मैकेनिज्म के दौरान डिसेंट की घटना अन्य की तुलना में पहले घटित होता है। लेबर की मैकेनिज्म के दौरान डिसेंट की घटना अन्य की तुलना में पहले घटित होता है। अगला पॉइंट है, प्लेसेंटल साइट के डिफेक्टिव इन्वॉल्यूशन। प्लेसेंटल साइट के डिफेक्टिव इन्वॉल्यूशन के कारण होने वाली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है लेट हेमरेज। अगला पॉइंट है, डिलीवरी के बाद प्रथम 5 से 6 दिनों में डिस्चार्ज की औसत मात्रा लगभग 250 ml होती है। डिलीवरी के बाद प्रथम 5 से 6 दिनों में डिस्चार्ज की औसत मात्रा जो होती है लगभग 250 ml होती है। गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस के प्रबंधन में शामिल है गर्भवती महिला को सूखे टोस्ट व बिस्किट खाने की सलाह देना। गर्भावस्था के दौरान जो मॉर्निंग सिकनेस होता है इसमें इसके प्रबंधन में मैनेजमेंट में शामिल है कि गर्भवती महिला को सूखे टोस्ट व बिस्कुट खाने की सलाह देना। दूसरा है अत्यधिक वसा खाने से परहेज करना। तीसरा है एंटीइमेटिक दवाइयाँ देना, उसमें उल्टी बार बार आता है तो इसलिए एंटीइमेटिक दवाइयाँ देना। अगला पॉइंट्स है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली गंभीर प्रकार की उल्टी जिससे माता के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसे हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहलाता है। गर्भावस्था के दौरान जो गंभीर प्रकार की उल्टी होती है जिससे माता के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहेंगे, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। अगला है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम का मैनेजमेंट क्या क्या है, आईवी ड्रॉप, एंटीइमेटिक दवाइयाँ तथा आराम प्रदान कराना। अगला है, शुरुआती गर्भपात का मुख्य कारण क्या है। शुरुआती गर्भपात का मुख्य कारण है क्रोमोसोम की असामान्यता। अगला पॉइंट्स देखेंगे, अर्ली मिसकैरेज का कारण क्या है। अर्ली मिसकैरेज का कारण क्या है, प्रोजेस्टेरोन की कमी, टॉर्च इन्फेक्शन तथा गर्भाशय का जन्मजात विकार। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया उस अवस्था तक नहीं पहुंचती है जहां से रिकवरी असंभव नहीं है उसे थ्रेटेंड एबॉर्शन कहलाता है। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया उस अवस्था तक नहीं पहुंचती है जहां रिकवरी असंभव नहीं है उसे थ्रेटेंड एबॉर्शन कहलाता है। अगला है, प्री एक्लेम्पसिया में बेड रेस्ट अति आवश्यक है। प्री एक्लेम्पसिया में बेड रेस्ट अति आवश्यक है क्योंकि रक्त संचरण को बढ़ाकर सूजन को कम करता है। अगला पॉइंट है, वह एबॉर्शन जिसमें यूट्रस के संक्रमण के चिकित्सीय लक्षण उपस्थित हो उसे सेप्टिक एबॉर्शन कहलाता है। वह एबॉर्शन जिसमें यूट्रस के संक्रमण के चिकित्सीय लक्षण उपस्थित हो वह क्या कहलाएगा, सेप्टिक एबॉर्शन।
अगला पॉइंट्स है गर्भावस्था में एक महिला जिसे वेजिनल ब्लीडिंग हो रही है, पेट के निचले भाग में दर्द है, एमिनोरिया अवधि की तुलना में गर्भाशय का आकार छोटा है, तो इसका मुख्य डायग्नोसिस क्या होगा? गर्भपात होगा। गर्भावस्था में एक महिला जिसे वेजिनल ब्लीडिंग हो रही है, पेट के निचले भाग में दर्द है, एमिनोरिया अवधि की तुलना में गर्भाशय का आकार छोटा है, तो इसका मुख्य डायग्नोसिस है गर्भपात, एबॉर्शन होगा इसका डायग्नोसिस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नहीं अगला पॉइंट, एबॉर्शन का वह प्रकार जिसमें गर्भावस्था के लक्षण समाप्त हो गए हो तथा फीटस के हार्ट साउंड की ध्वनि देना बंद हो गई है, तो इस प्रकार का एबॉर्शन को क्या कहा जाता है? मिस्ड एबॉर्शन कहा जाता है। जिसमें गर्भावस्था के लक्षण समाप्त हो गए हो, फीटस के हार्ट साउंड की ध्वनि देना बंद हो गई हो, तो इस प्रकार का एबॉर्शन जो होता है इसे मिस्ड एबॉर्शन कहा जाता है। अगला है एबॉर्शन के केस में सामान्यतः डायलेशन एवं इवैक्यूएशन। एबॉर्शन के केस में सामान्यतया डायलेशन एवं इवैक्यूलेशन प्रोसीजर काम में लाया जाता है। अगला पॉइंट है पोस्टपार्टम हेमरेज का मुख्य कारण है यूटेराइन एटोनी। पोस्टपार्टम हेमरेज का मुख्य कारण है यूटेराइन एटोनी। आगे का पॉइंट्स देखेंगे, डिलीवरी के तुरंत बाद गर्भाशय का वजन 1000 ग्राम होता है, तो यह अम्बिलिकस लेवल पर होता है। डिलीवरी के तुरंत बाद गर्भाशय का वजन अगर 1000 ग्राम होता है तो यह अम्बिलिकस लेवल पर होता है। प्रसव के 2 सप्ताह बाद गर्भाशय का वजन 300 ग्राम होता है और एक बार फिर यूट्रस पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। अगला देखेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 सप्ताह तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए निम्न दवा काम में ली जाती है। कौन कौन सी दवा? माइफेप्रिस्टोन, मिथोट्रेक्सेट एवं मीजोप्रिस्टोल, टैमोक्सिफेन एवं मीजोप्रिस्टोल। कौन कौन सी दवा काम में ली जाती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 सप्ताह तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए निम्न दवा काम में ली जाती है। पहला है माइफेप्रिस्टोन, मिथोट्रेक्सेट एवं मीजोप्रिस्टोल, और फिर टैमोक्सिफेन एवं मीजोप्रिस्टोल। अगला पॉइंट्स है यूटेराइन कैविटी के बाहर फर्टिलाइज्ड एग का आरोपण। यूटेराइन कैविटी के बाहर फर्टिलाइज्ड एग का आरोपण एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। अगला है ट्यूबल प्रेगनेंसी, सबसे सामान्य प्रकार का एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ट्यूबल प्रेगनेंसी जो है फेलोपियन ट्यूब में जो प्रेगनेंसी हो जाता है, तो वहाँ वो जो है सबसे सामान्य प्रकार का एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अगला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी कारक है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइस को फेल हो जाना और ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या क्या कारक है उत्तरदायी? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइस का फेल हो जाना और ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। अगला पॉइंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्लासिकल ट्रेट सिम्टम क्या क्या है? एमिनोरिया, एब्डोमिनल पेन एवं वेजिनल ब्लीडिंग, यह तीनों इसका सिम्टम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। सबसे पहले तो एमिनोरिया, दूसरा एब्डोमिनल पेन और तीसरा वेजिनल ब्लीडिंग। अगला पॉइंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस हेतु निम्न जांच किए जाते हैं। कौन कौन सा जांच करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए? अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी और तीसरा है सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल। यह तीनों जांच करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए। अगला पॉइंट है हाइडेटिव फॉर्म मोल प्लेसेंटा की एक असामान्य स्थिति है। हाइडेटिव फॉर्म मोल जो है यह प्लेसेंटा की एक असामान्य स्थिति है। अगला पॉइंट है गर्भाशय में एक से अधिक भ्रूण का साथ साथ विकास होना मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है। गर्भाशय में एक से अधिक भ्रूण का साथ साथ विकास होना मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है। अगला पॉइंट है डायजैगोटिक ट्विंस। डायजैगोटिक ट्विंस के लक्षण हैं 2 प्लेसेंटा की उपस्थिति, प्रत्येक भ्रूण का अलग अलग एमनियन एवं कोरियन से घिरा होना और इंटरवेनिंग मेम्ब्रेन्स की 4 परतों का होना। डायजैगोटिक ट्विंस के लक्षण हैं
2 प्लेसेंटा की उपस्थिति, प्रत्येक भ्रूण का अलग अलग एमनियन एवं कोरियन से घिरा होना, और तीसरा है इंटरवेनिंग मेम्ब्रेन्स की 4 परतों का होना। एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया पॉलीहाइड्रोएमनियोस के प्रबंधन में उपयोग की जाती है। एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया जो है यह पॉलीहाइड्रोएमनियोस के प्रबंधन के उपयोग में की जाती है। अगला पॉइंट्स है गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था के दौरान एक महिला में हाइपरटेंशन, एडिमा एवं प्रोटीनूरिया। गर्भावस्था के दौरान एक महिला में हाइपरटेंशन, एडिमा एवं प्रोटीनूरिया की उपस्थिति प्री एक्लेम्सिया के लक्षण हैं। सबसे पहले क्या है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एडिमा सूजन हो जाएगा, और प्रोटीनूरिया की उपस्थिति, ये तीनों अगर है तो समझिए प्री एक्लेम्सिया के लक्षण हैं। अगला पॉइंट है मैटरनिटी। मैटरनिटी साइकिल के दौरान लेबर एवं डिलीवरी को नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। मैटरनिटी साइकिल के दौरान लेबर एवं डिलीवरी को नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। एक्लेम्सिया के अलार्मिंग लक्षण क्या क्या हैं? सिर दर्द होगा, नींद में व्यवधान होगा, और तीसरा होगा यूरिन आउटपुट में कमी। एक्लेम्सिया का जो अलार्मिंग लक्षण है इसमें सबसे पहले हेडेक होता है, नींद अच्छे से नहीं आएगा, और यूरिन आउटपुट में कमी, पेशाब भी आपको कम होने लगेगा। तो ये सब है एक्लेम्सिया का अलार्मिंग लक्षण। अगला पॉइंट्स देखेंगे, प्री एक्लेम्सिया के कारण होने वाली मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है एक्लेम्सिया, एनुरिया एवं हेल्प सिंड्रोम। प्री एक्लेम्सिया के कारण होने वाली मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है एक्लेम्सिया, एनुरिया एवं हेल्प सिंड्रोम। ओवुलेशन इंडक्शन के कारण दी जाने वाली मेडिकेशन की कॉम्प्लिकेशन है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। अगला पॉइंट है एक्लेम्सिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसका सिम्टम हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीनूरिया और कन्वल्सन। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, वीडियो समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।